आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना यानी एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ये बीटीसी के ही एग्जाम में ही नहीं हम बात करते हैं, इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे टीईटी है, सुपर टीईटी है, उन सब में भी बहुत सारे कंपटीशन में भी इस तरह के नेशनल फ्रेमवर्क के बारे में क्वेश्चन देता रहता है कि नेशनल फ्रेमवर्क क्या है या नेशनल फ्रेमवर्क 2005 क्या है। 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005। देखिए, ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि अन्य देशों की भांति भारत में भी इस तरह के एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना लागू करने की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। 1986 में इस तरह की एक अनुशंसा की गई कि एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो एक संरचना होनी चाहिए जो पूरे राष्ट्र के पाठ्यक्रम को निर्धारित करे। तो उस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए इस तरह के फ्रेमवर्क बनाए गए एनसीएफ 2005 यानी 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। अब देखिए, ये जो 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसमें जो अनुशंसा की गई थी उसके आधार पर एक 1988 में भी नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया था, जो 1988 के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 88। और उसके बाद फिर नेशनल फ्रेमवर्क जैसे, क्योंकि ये जो संरचनाएं हैं एनसीटी एनसीईआरटी के विशेष परिश्रम अथक प्रयास के आधार पर हम इस तरह के पाठ्यक्रम की संरचना का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रयास के आधार पर नेशनल फ्रेमवर्क यानी कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2000 का भी निर्माण किया गया, संरचना दी गई एनसीएफ 2000 की। अब देखिए, बहुत सारी अनुशंसाओं के बाद हम जिन बिंदुओं को सम्मिलित करना चाहते थे, जो आवश्यकताओं को रखना चाहते थे, जो हमारे लक्ष्य थे, वह लक्ष्य पूरा करने हेतु फिर अनुशंसाएं की गई कि एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना उसी 86 नीति के अंतर्गत होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2005 का निर्धारण किया गया। ये जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2005 है, इसमें जो समाहित बिंदु है वो क्या क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या हैं, इसके लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए। देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में इस तरह का उल्लेख मिलता है कि हमारी जो पाठ्यक्रम व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो कैरिकुलम है, वह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार, बालक के विकास के अनुसार, देश के विकास के अनुसार होनी चाहिए। तो इसी के आधार पर अब देखिए, उस समय एक और अनुशंसा की गई थी कि प्रत्येक 10 साल में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाए या राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी जाए, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, समाज की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं, तो उसके अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलते जाते हैं, लक्ष्य भी बदलते जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होते जाते हैं। तो इन परिवर्तनों को देखते हुए ये इस तरह का प्रावधान संविधान में भी किया गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि एनसीएफ 2005 में समाहित बिंदु कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदुओं को प्रमुख रूप से इस पाठ्यक्रम संरचना में रखा गया, 2005 में रखा गया। तो सबसे पहला बिंदु आता है जो भाषाई शिक्षा का समावेश होना चाहिए, यानी एनसीएफ 2005 में भाषाई शिक्षा के समावेश पर विशेष बल दिया गया। फिर अभिभावकों की सहभागिता पर विशेष बल दिया गया। दूसरा पॉइंट आता है कि अभिभावकों की सहभागिता, इस तरह के शिक्षा व्यवस्था किया जाए, इस तरह के कैरिकुलम बनाए जाएं जिसमें अभिभावक समाहित हो सके यानी सहभागी हो सके, वह भी साथ अपनी योग्यता या अपनी जो कुछ भी क्षमता है उसका वह सहयोग दे सके, उसके माध्यम से वह सहयोग दे सके। तो अभिभावकों की सहभागिता को विशेष स्थान दिया गया। इसके अलावा रुचिकर शिक्षा प्रणाली बनाई गई, इस तरह की शिक्षा प्रणाली बनाई जाए जो इंटरेस्टेड हो, बालक के लिए काफ़ी ज़्यादा रुचिकर हो। इसके अलावा सामाजिक भावनाओं के समावेश पर भी बल दिया गया। अब सामाजिक भावनाओं के समावेश यानी हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएंगे जिसमें सामाजिकता का समावेश हो, सामाजिक भावनाएं हों उसमें। ठीक है, तो सामाजिक भावनाओं के समावेश पर बल दिया गया। मानवीय मूल्यों का समावेशन हो, यानी मानवीय मूल्य बढ़ाए जाएं, ऐसा पाठ्यक्रम हो, ऐसा एनसीएफ हो हमारा जिसमें मानवीय मूल्यों पर विशेष बल दिया जाए। आजकल देखते हैं आप विभिन्न प्रकार की समस्याएं मानवीय मूल्यों के अभाव में होती हैं, जैसे धर्म के आधार पर हिंसा हो,
भाषा के आधार पर हिंसा हो, क्षेत्रीयता के आधार पर हिंसा हो, तो इसका मतलब कहीं कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम में मानवीय मूल्यों का अभाव है, सामाजिक भावनाओं का समावेश नहीं है, यानी सामाजिक भावनाओं का अभाव है। राष्ट्रीय एकता पर भी बल दिया गया। इसका मतलब है कि ये जो विभिन्न प्रकार के हत्याएं होती हैं, दंगे होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता भी देखने को नहीं मिलती। तो एनसीएफ में राष्ट्रीय एकता पर भी विशेष बल दिया गया कि राष्ट्रीय एकता को बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। फिर बिना बोझ की शिक्षा, जैसा कि आपने आगे पढ़ लिया है कि बिना बोझ की यशपाल समिति में कि बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए, 1992 में दिया गया था, 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यानी अब देखिए उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था, आपको शायद याद हो, कमेंट करने के लिए बोला था मैंने कि MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या रखा गया। तो बहुत कम ही फीडबैक मिला मुझे, बहुत कम लोगों का जवाब मिला। चलिए मैं बता देता हूं, शिक्षा मंत्रालय कहा गया। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय ये शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, चलिए हम इसके बिंदु को देख लिया। अब हम एनसीएफ 2005 की आवश्यकताओं को देखें कि क्या आवश्यकताएं हैं एनसीएफ 2005 की, क्यों नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया, क्या आवश्यकता थी इसकी। तो पहला है बालक की संतुष्टि, यानी बालक को संतुष्ट करने के लिए इस तरह के कैरिकुलम होने चाहिए। ठीक है, फिर अध्यापकों की संतुष्टि भी होनी जरूरी है। बालक और अध्यापकों की संतुष्टि के लिए ये इसकी आवश्यकता पड़ी, एनसीएफ की आवश्यकता पड़ी। फिर शिक्षण विधियों का विकास किया जाए। भाई हमेशा जब हमारे पाठ्यक्रम बदल जाएंगे, जब हमारी आवश्यकताएं बदल जाएंगी, तब स्वाभाविक है कि हमारे शिक्षण विधि भी बदलेंगे। आज आधुनिक काल में टेक्नोलॉजी का विशेष प्रावधान है, तो स्वाभाविक है कि हमारी जो शिक्षण विधियां होंगी कहीं ना कहीं उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो उसके विकास के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। नवीन तथ्य का समावेशन हो, स्वाभाविक है भाई, आजकल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम पाठ्यक्रम में रखें, नए नए तथ्य जो आते हैं सामने उनको पाठ्यक्रम में रखें, उससे बच्चे को अवगत कराएं। तो नवीन तथ्य का समावेशन होना अनिवार्य है। भाषा समस्या का निदान किया जाए, जो भाषाई समस्याएं आती हैं, अक्सर भाषाओं के आधार पर भी बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो भाषाई समस्याओं का निदान किया जाए। और इसके पहले आपने मानवीय मूल्य के बारे में पढ़ा था, तो मानवीय मूल्यों का विकास किया जाए, किस तरह से पाठ्यक्रम दिया जाए कि मानवीय मूल्य बढ़ सके। ठीक है, तो ये आवश्यकताएं इसके प्रमुख आवश्यकताएं रही। फिर इसके लक्ष्य क्या क्या रखे गए, यानी एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए। भैया देखिए, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य, अक्सर प्रश्न इस तरह के मिल जाते हैं कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य निर्धारित किए गए। ऑप्शन दे दिया गया, अभिभावकों की इच्छा पूर्ति, संस्कृति का संरक्षण, अस्त्र अनुकूल शिक्षण विधि, कोई एक और दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के विकल्प दिए जाता, तो आपको उसमें सिलेक्ट करना होता कि कौन सा विकल्प चाहिए। यहाँ पे हम एनसीएफ 2005 के लक्ष्य को देखें कि कौन कौन से इसके लक्ष्य हैं, क्या लक्ष्य को रखते हुए देखते हुए ये बनाया गया था। ठीक है, तो हम इसके लक्ष्य को शुरू करें उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मनोज सर पूर्वांचल क्लासेस को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य, यानी अभिभावकों की इच्छा पूर्ति। भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब हमारा अभिभावक सर्टिफाई नहीं होगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, उसकी उम्मीदों के विपरीत यदि हमारी व्यवस्थाएं हुई तो हमारी व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल सकती। तो अभिभावकों की इच्छा, यानी अभिभावकों की जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति कर सके, ऐसा शिक्षण विधि या ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए हमारे पास। संस्कृति का संरक्षण कर सके, यानी हमारी संस्कृतियां बनाई जा सकें, संरक्षित रखी जा सकें, इसके लिए भी हम पाठ्यक्रम को में बदलाव लाए। फिर स्तर अनुकूल शिक्षण विधि, भाई जिस स्तर के बालक को हम पढ़ा रहे हैं, जिस स्तर का पाठ्यक्रम दे रहे हैं, उसी के अनुसार हमारी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। आत्मविश्वास का विकास किया जा सके लोगों में, यानी बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके, गार्जियंस में आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके, शिक्षक में आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके। यानी आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखने के लिए, विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए ही हमको एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, राष्ट्र का विकास किया जा सके, इस तरह के पाठ्यक्रम हो जिससे राष्ट्र का विकास हो सके, डेवलप हो सके। सामाजिक एकता को बनाया जा सके, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, सामाजिक एकता को बनाया जा सके। और भाषाई समस्याओं का निदान किया जा सके। भाषाई समस्याएं एक जटिल समस्याएं हैं, सामाजिक एकता भी एक समस्या ही है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि हमारे देश में सामाजिक एकता
को बनाए रखने के लिए तमाम प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अराजक लोग होते हैं जो सामाजिक एकता को खंडित करते हैं। तो इस तरह के हमारे लक्ष्य जो रखे गए, यानी एनसीएफ 2005 का जो लक्ष्य रखा गया, ये सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए रखा गया।